हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस को कैसा माना था, फिक्स माना था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करता हुआ चूज किया था। बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अगर मिला के हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो इस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए उसकी सेंटर ऑफ मास को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह मूव करता रहेगा। मतलब दोनों मासेस इंडिविजुअली मूव करेंगे अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो न्यूक्लियस को अगर मैं बोलूँ स्ट्रिक्टली जो हमने स्टेशनरी फिक्स माना था, मतलब फिक्स माना था, वो थियोरेटिकली तो सही है और सॉरी प्रैक्टिकली सही है, बट थियोरेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है। और वो मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा सही क्यों हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अगर एक सिंगल प्रोटॉन को ही हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करते हैं तो 1832 टाइम्स या 37 एग्जैक्टली याद नहीं, 1832 टाइम्स आपका ज़्यादा हैवियर होता है। और इस वजह से सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि न्यूक्लियस पे ही है। और अगर सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे है तो उस केस में न्यूक्लियस पे ही सेंटर ऑफ मास है। तो फिर उस केस में न्यूक्लियस उसी के अबाउट घूमेगा तो उसका रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन जीरो हो जाएगा। इसलिए हमको न्यूक्लियस जो दिखता है वो कैसा दिखता है, रेस्ट पे दिखता है। अब अगर हम न्यूक्लियस के मास को मान लो सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, या फिर कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, उसने सिचुएशन में ही आपको दे रखा है जहां पे वो एक पार्टिकल को मान लो रिप्लेस कर दे, इलेक्ट्रॉन के को रिप्लेस कर दे एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल से जिसकी मास जो है वो प्रोटॉन के मास के कंपेरेबल होने लगे। तब उस केस में बोर्स एटॉमिक मॉडल में चेंजेस कैसे दिखेंगे आपको वो चीज को दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास ऑन बोर्स मॉडल। ठीक है। जस्ट एक बार जस्ट फाइनाइट मास की जगह अगर हम इनफाइनाइट मास को लेते हैं, नॉर्मल मॉडल में हमने क्या चूज किया है, नॉर्मल मॉडल में हमने ये चूज किया है कि न्यूक्लियस आपकी इनफाइनाइट मास की है, न्यूक्लियस ऑफ इनफाइनाइट मास। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का होगा तो उसको वो हिला नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में न्यूक्लियस अगर इनफाइनाइट मास का हो जाए तो सेंटर ऑफ मास आपकी वहीं पे फिक्स हो जाएगी। तो न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का था, इस वजह से हमने न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना था। ये स्टेशनरी है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। दिस वॉज अवर यूजुअल थ्योरी। ठीक है। सो ये जो भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, इस ऑर्बिट की रेडियस अगर आप आर मानते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप दिखाते हो, आप बोलते हो ये वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बोर्स थ्योरी अपने लगाते हो। तो क्या क्या बोर्स थ्योरी आपने लगाया था, आपने बोला था कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स की वैल्यू को हमने क्या लिखा था, दिस वाज रिटन एज एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर लिखा था। और इसी चीज को आप चाहे तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों दोनों तरीका चलता है। ये ओमेगा क्या होगा, बेसिकली इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में आप जितनी एंगुलर वेलोसिटी से उसको मूव करता हुआ देख रहे होगे। ये आपका एक इक्वेशन बना था। और दूसरा इक्वेशन क्या था, एम वी आर, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम बोला था, एंड दैट वाज एन एच ओवर टू पाई। एन एच ओवर टू पाई, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। इन्हीं को सॉल्व करके आपने सारे सारे रिजल्ट्स को डिराइव किए थे, जो भी रिजल्ट्स हमने बनाए, चाहे रेडियस का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट हो, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिराइव की थी। अब हम अपने यूजुअल मॉडल पे जाते हैं, मतलब ये फाइनाइट मास पे जाते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं हमने फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर किया, फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर करें, तो अब हमारा मॉडल में क्या चेंजेस आएगा। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सीओएम को आप फिक्स रखेंगे और दोनों को इंडिविजुअली उसके चारों तरफ घुमाएंगे। तो पहली चीज है सीओएम रिमेन्स स्टेशनरी, सीओएम रिमेन्स स्टेशनरी एंड द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस revolve around this common center of mass। तो मतलब है कि वो भी अब मूव करने लग गया है। ठीक है। अब आपको क्या सिचुएशन देखनी है, इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस को कंसिडर कर ही लेते हैं। सपोजली हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है, दिस द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, अभी तो मुझे कुछ एक मतलब कैलकुलेशन के लिए हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं लाई कर रही है, इसलिए मैं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे इसको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास।
और ये डिस्टेंसेस हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास का तो करना आता है। तो वी नो दिस डिस्टेंस कितना होगा, वी आर अवेयर ऑफ दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसको आर एन लिख लेते हैं। और ये वाली डिस्टेंस जो होगी, दिस इज डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको आर ई लिख लेते हैं। और जो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होगी उसे हम आर डिस्टेंस से इंडिकेट करेंगे। एटलीस्ट हम ये अब जानते हैं, वी आर अवेयर कि हम इंडिविजुअली आर एन और आर ई को क्या लिखते हैं। आर एन निकालनी है तो क्या लिखते हैं हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मल्टीप्लाइड विथ आर। अगर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है तो दिस विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ आर। अब इसी से आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये रेशियो ऑलमोस्ट कितनी आती है, दिस रेशियो प्रैक्टिकली कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट जीरो। और इस वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर ही रहता है। और सेंटर ऑफ मास अगर न्यूक्लियस के ऊपर रहता है तो फिर हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या स्टेशनरी है। बट थ्योरेटिकली अगर बोले तो वो बेसिकली वो आपका गलत है, क्योंकि उससे थोड़ा भी अगर डिफरेंट है तो कहीं पे ना कहीं पे तो अलग है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का इंडिविजुअल ऑर्बिट्स एक बार ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिट में दोनों अपने अपने घूम रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोटॉन का ऑर्बिट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। सो दिस इज प्रोटॉन्स ऑर्बिट। ये हमें प्रोटॉन की ऑर्बिट दिख रही है, और इसके साथ साथ अब हमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट ड्रॉ करनी है। ये देखो हमने ये इलेक्ट्रॉन की भी ऑर्बिट ड्रॉ की है। एक ऑर्बिट आपका प्रोटॉन का है, एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का है, ध्यान रखना, ठीक है। छोटा वाला जो ऑर्बिट दिख रहा है वो प्रोटॉन का है, बड़ा वाला ऑर्बिट जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का है। आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो प्रोटॉन जब शिफ्ट होके इमेजिन करो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब ये न्यूक्लियस जो है, तब उस केस में एग्जैक्टली इसके ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ पे कहीं आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो क्लियरली आप देखोगे तो दोनों की स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि जितने टाइम में ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है उतने ही टाइम में इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर चुका है। बट एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो जितना एंगल ये इधर टर्न किया है उतना ही एंगल ये इधर भी टर्न किया है। दोनों की स्पीड अलग होगी, बट इतना तो श्योर है कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, राइट है ना। जब हम सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हमको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, क्या मिलेगी, सेम। सेम मिलेगी। तो इस वजह से अगर मैं इसको अगर दिखा रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो मैं श्योर होकर बता सकता हूँ कि ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूम रहा होगा। दिस इज व्हाट यू विल सी। जो भी फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रही होगी, ये फोर्स आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे फोर्स एफ अगर एक्ट कर रही है वही फोर्स इसके भी ऊपर भी लग रही होगी। और यही फोर्स जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की, वही उनको वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स अ बेसिक बेसिक सिंपल थिंग, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इस डायरेक्शन में वी ई दिखाओगे, तो इस डायरेक्शन में आप प्रोटॉन के लिए या न्यूक्लियस के लिए वी एन दिखा सकते हो। सिंस नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपकी चेंज नहीं कर सकते आप, तो पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को अगर फिक्स रखनी है तो आपको जीरो मोमेंटम सिस्टम रखना पड़ेगा। सो सी ओ एम, वेलोसिटी ऑफ सी ओ एम जीरो रहेगी। इस वजह से हमको ये पता चलता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी आपकी जीरो होनी चाहिए। और मोमेंटम जीरो रखने के लिए आपको मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे आपको रफली ये भी अंदाजा हो जाता है कि वेलोसिटी और मास के बीच का रिलेशन जो है वो इनवर्स मास के रेशियो में है। ऑल्सो अगर आप ये भी देखोगे, यहां से भी अगर आप नोटिस करोगे जो रेडियस का रिलेशन हमने लिखा है, यहां से भी आपको पता है कि एम, यहां से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into radius of electron's orbit, that is equal to mass of nucleus multiplied with radius of the nucleus orbit। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशन और ये रिलेशन को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। इन दोनों रिलेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से आपको एक चीज दिखेगी, मास ऑफ, इस टर्म को यहां पे लेके आ जाओ, आप देखोगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस कट जाएगा, वी एन बाई आर एन आ जाएगा। तो यहां पे क्या रिलेशन आ रही है, वी एन ओवर आर एन इज इक्वल टू वी ई बाई आर ई। मतलब जो बेसिकली आप जो रेडियस का रेशियो आएगा
मतलब इंडिविजुअल ऑर्बिट का जो रेडियस का रेशियो आएगा, वही आपकी वेलोसिटी का भी रेशियो, ये आपको इनडायरेक्टली यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कि मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम ये बोलते हैं कि आप रेडियस मतलब ये कैलकुलेट करो, तो रेडियस जब हम कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो हम बेसिकली ये मीन नहीं करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो कितने डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ये नहीं बोलते हैं। हम न्यूक्लियस के साथ उसकी कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में ही बात करते हैं। वी कॉल दिस डिस्टेंस एज आर। तुम ध्यान से देखो, इस डिस्टेंस को ही मैंने यहाँ पे आर से मार्क किया है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट आर ई और आर एन, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ओनली आर, ठीक है। ये आर ही हमको निकालनी है, हमको आर एन आर ई नहीं निकालनी है, हमको ये निकालनी है, क्योंकि पहले भी हम ये जो ऑर्बिट का रेडियस था वो निकाल रहे थे। अब हमको ये न्यूक्लियस जो जो कि पहले क्या था, न्यूक्लियस से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी थी आपने वो ही निकाली थी। और अभी भी हम न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी ही निकालने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर वो निकल जाएगा तो ऑब्वियसली अगर मुझे जरूरत पड़े आर ई और आर एन के, तो हम वो इंडिविजुअल वैल्यूज भी बता सकते हैं इफ वी हैव फाउंड आउट आर। तो मेरा अब पूरा का पूरा फोकस बेसिकली आर निकालने में है, ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ। अब एक चीज, जब हमको एनर्जी ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन बोलते थे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का जो सिस्टम बनता था उसके ही सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करते थे। पहले क्या था, न्यूक्लियस रेस्ट पे रहता था, तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास होती थी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास था। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है एक शेयर्ड प्रॉपर्टी होती है, किसी अकेले की नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो इस न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस बन रहा है उनका मिला के जो कॉम्बिनेशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हम लिखते थे के क्यू वन क्यू टू बाई आर से। तो वो तो अभी भी आपका वही वैसे ही लिखेंगे, के क्यू वन बाई आर करके हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे उस सिस्टम की। बट काइनेटिक एनर्जी जब लिखना होगा आपको, तो यू कैन नॉट राइट जस्ट दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इन दैट केस आप इस न्यूक्लियस के मोशन को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हमको इस न्यूक्लियस का मोशन की वजह से उसकी एनर्जी को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बजाय अब हम क्या बोलेंगे, एटम की एनर्जी बोलेंगे। विल कॉल दैट एज एटम्स एनर्जी, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम एटम्स एनर्जी नाउ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी कंसिडर करनी है, ध्यान रखो आप, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वी डू नाउ इज, अब हम अपने बोर्स मॉडल को लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम बोर्स मॉडल, बोर्स थ्योरी रादर ऐसे कह सकते हैं। बोर्स थ्योरी से हमको ये पता है कि जो फोर्स आएगी दैट विल बी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, ठीक है। अभी आप सब्स्टिट्यूट करो इसको, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितनी आई, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कितनी आई थी, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ आर। इसको रीअरेंज करें तो क्या आ रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, रिड्यूस मास है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम का क्या है, रिड्यूस मास है। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था मेरे लिए वो अब हमारे लिए क्या हो गया, दिस बिकम्स म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गई है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, बस यहाँ पे ध्यान रखने के लिए ये लिख दे रहे हैं। हियर म्यू इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द reduced mass of electron and nucleus system, ठीक है। अब दूसरा है, सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, एंगुलर मोमेंटम शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। अब ये एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एक तरीका है कि आप इंडिविजुअली v1 v2 निकालो, या दोनों की जो वेलोसिटीज है उसका m1 v1 r1 करो, m2 v2 r2 करो। एक तरीका तो ये कर सकते हैं, या दूसरा तरीका जो स्टिल बेटर तरीका है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसकी अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखनी है तो क्या हम डायरेक्टली आई इंटू ओमेगा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, राइट। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये तो प्योर रोटेशन में ही है ना, देखो तो ध्यान से, क्या आपको दिख रही है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो डायरेक्टली हम इसके लिए क्या लिख सकते थे, आई ओमेगा लिख सकते थे, दैट वुड हैव बीन बेटर, मतलब जल्दी हम कैलकुलेशन पे पहुंच जाते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर यूजिंग दैट ओनली, ठीक है। सेकंड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग अब हम एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम शुड बी
एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्बिट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h ओवर 2 पाई। ये करने की बजाय, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मैं डायरेक्टली इसको आई ओमेगा लिख रहा हूं, और L विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, सिंपली, एंड दैट बिकम्स NH ओवर 2 पाई। आप ये बता सकते हैं आई ओमेगा की वैल्यू, आई इंटू ओमेगा जो है, आई की वैल्यू कितनी है? दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं क्या आता है? म्यू आर स्क्वायर। वेरी गुड। इसका न्यू मतलब ये म्यू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा हो गया, एंड दिस इज एन एच ओवर क्या आ गया? 2 पाई आ गया। करेक्ट है? करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। ये क्या हो गया आपकी? ये आपकी सेकंड पॉस्टुलेट हो गई, देखो ध्यान से, दिस इज योर सेकंड पॉस्टुलेट। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से। अब हम अपने फर्स्ट यहाँ पे आते हैं। ये चेक करो, जब हमने न्यूक्लियस को फिक्स्ड माना था, व्हेन वी कंसीडर्ड न्यूक्लियस फिक्स्ड, जब हम एंगुलर मोमेंटम को MVR लिख रहे थे, क्या हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी लिख सकते थे क्या? कुड हैव बीन वी यूज दैट? जब हम इसकी ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान रहे हैं, तो ये v की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू आर। अगर आप यहां पे ही इसको सब्स्टिट्यूट कर देते v की वैल्यू को ओमेगा आर, तो यही टर्म, ये वाला टर्म ही आपके लिए क्या बन जाता है? ये दिस वुड हैव बीन mr² इंटू ओमेगा। होता या नहीं होता? चेक करो, होता? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो, जब आपने न्यूक्लियस को एक इनफाइनाइट मास का कंसिडर किया था, तब आपके पास फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? जो अट्रैक्टिव फोर्स है के, ZE² डिवाइडेड बाई R², दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर। और जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन था वो क्या था? mr² इंटू ओमेगा इज NH ओवर 2 पाई। ठीक है। और अब हमने जब सेंटर ऑफ मास को फिक्स करके न्यूक्लियस का भी मोशन को कंसिडर किया है, तब देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे म्यू आ गया है, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पे वो पहले mr² इंटू ओमेगा था, और ये NH/2 पाई सेम ही है। अब यहाँ पे क्या आ गया? म्यू r² इंटू ओमेगा आ चुका है। क्या आपको एक बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन की मास को, जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन था एक्सप्रेशन में पहले हमारे पास, अगर वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन की जगह जस्ट रिड्यूस मास डाल दूं, तो मेरा सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैच कर जाएगा। ये आपको रियलाइजेशन हो रही है? यस सर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमको ये बात समझ आनी चाहिए। देखो, तो कंक्लूजन क्या अच्छी आई है? मतलब जो रिजल्ट से हमारे पास कंक्लूजन आ रही है वो क्या आ रही है? इसको बस टेबल टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये ध्यान रहे। ठीक है। अगर हमने फिक्स न्यूक्लियस कंसिडर किया, फिक्स्ड न्यूक्लियस, फिक्स न्यूक्लियस में हम इनफाइनाइट मास कंसिडर कर रहे थे, और दूसरा हम ये कंसिडर कर रहे हैं जहां पे न्यूक्लियस एक फाइनाइट मास न्यूक्लियस है, फाइनाइट मास न्यूक्लियस। अच्छा, इसको मूवेबल न्यूक्लियस लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मूवेबल न्यूक्लियस, और इसमें हमने इसे फाइनाइट मास कंसिडर कर रखा है। तो इसके लिए जो दो पॉस्टुलेट हमारे पास आए, उन दो पॉस्टुलेट को बस पास पास में लिख देते हैं ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो। तो यहाँ पे पॉस्टुलेट क्या था? KZE² डिवाइडेड बाई R², दिस वाज m ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारे पास क्या आया था? KZE² डिवाइडेड बाई R², दिस इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। सेकेंड पॉस्टुलेट जो थी, सेकेंड पॉस्टुलेट दैट वाज L की वैल्यू इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R² इंटू ओमेगा, विच इज NH ओवर 2 पाई। और यहां पे एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन आई है μr² इंटू ओमेगा, एंड दैट इज NH ओवर 2 पाई। और अब हम यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कंक्लूड वी कंक्लूड दैट if in all standard results of Bohr's theory with fixed nucleus, if mass of electron, mass
of electron is replaced by reduced mass, by reduced mass of electron plus nucleus system, all results become valid. ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं, देखो। रिड्यूस मास का कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं, ये बात मैंने आपको पहले कभी नहीं बताई है, ठीक है। रिड्यूस मास का कंसेप्ट देखो, इस चीज को आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ये अब हर जगह ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। रिड्यूस मास का कंसेप्ट क्या है कि कभी भी अगर कोई भी दो मासेस अगर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की वजह से मूव करते हैं, एनी टू masses bound by only internal forces, bound by only internal forces, मतलब अगर ऐसे दिखाएं, जैसे मान लो यहाँ पे दो पॉइंट मास का सिस्टम दिखाया मैंने, यहाँ पे बोला एक मास m1 है और ये मास m2 है। हम कह रहे हैं कि m1 के ऊपर एक फोर्स लग रही है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे एक m2 पे भी लग रही है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। दी ओनली फोर्सेज एक्टिंग आर इंटरनल फोर्सेज। अब इससे क्लियर है कि इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी टुवर्ड्स राइट आएगी, और ये एक्सेलरेशन की अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, यू नीड टू टेक फोर्स F12 डिवाइड बाय मास विच इज m1। और अगर आपको सेकेंड मास की अगर एक्सेलरेशन चाहिए A2, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, F21 डिवाइड बाई m2 करोगे। अगर मान लो कि आप सेकेंड मास पे अगर अपने आप को सिचुएट करते हो, ठीक है, यू आर सिचुएटिंग योरसेल्फ ऑन द सेकेंड मास। अगर सेकेंड मास पे आप बैठ जाओगे तो क्या सेकेंड मास आपके लिए मूव करेगा या नहीं मूव करेगा? स्टेशनरी। स्टेशनरी हो जाएगा, राइट। तो अब इसी सिचुएशन को एनालाइज करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये तो आप जो देख रहे हो, ये आप देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड फ्रेम विच इज नॉन इनर्शियल, विच इज नॉन इनर्शियल, मतलब जैसे हम ग्राउंड को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, वैसे ही। सॉरी, विच इज इनर्शियल, नॉन इनर्शियल लिख दिया, विच इज इनर्शियल। ग्राउंड को हम एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बहुत ही कम है। अब यहां पे हमने क्या किया, अब हम अपने आप को न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट, मतलब ये M2 जो है उस पे अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज M2। और यहां पे अब हम अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, आवर फ्रेम इज हियर। ये ध्यान रखना, आप हमने अभी अपने फ्रेम को यहां पे ही फिक्स कर दिया है। अब M2 तो मूव नहीं करने वाला हमारे लिए, बट अब हम A2 मतलब ये M1 जो है इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो अब हमें क्या दिखेगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट वी आर गोइंग टू सी। इसके फ्रेम में मुझे अब बताओ क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट आई एम गोइंग टू सी, रिवर्ट एंड ऐड करो। अब एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर निकालोगे तो वेक्टोरियल इसको क्या लिखोगे, A1 माइनस ऑफ A2 लिखोगे या नहीं, लिखोगे नहीं लिखोगे? यस सर। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जस्ट रीअरेंज कर रहा हूं, दिस इज A1 माइनस ऑफ A2, ठीक है। और A1 की वैल्यू को अगर मैं वेक्टोरियल लिखूं, सो दिस A1 इज F12 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1, और A2 लिखनी है तो F21 वेक्टर डिवाइडेड बाई M2। इसको ध्यान से देखो, दिस इज F12 वेक्टर बाई M1 एंड प्लस F12 वेक्टर बाई M2। क्या आपको दिखा मैंने क्या किया? डिड यू सी व्हाट डिड आई डू? डिड यू सी व्हाट डिड आई डू? यस नहीं सर, सर, यस। F21 इज इक्वल टू माइनस F12। डायरेक्शन का जी। डायरेक्शन तो दोनों का उल्टा है ना, और डायरेक्शन उल्टा है इस वजह से मैंने क्या किया, फोर्स को माइनस नेगेटिव वन इज सब्स्टिट्यूट, इक्वल टू F1। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज चेक करो, F12 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, म्यू है क्या? यस सर। यस सर। अब इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है आपको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर निकालनी है तो आप डायरेक्टली म्यू इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कर सकते थे। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब मुझे यहां पे बैठ के जो एक्सेलरेशन दिख रही है, ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं डायरेक्टली अब हम इस M1 को नहीं चूज करेंगे,
अब मुझे क्या करना है, बस यहां से ये m1 को हटा देना है और इसके जगह पे क्या लिख देना है, रिड्यूस मास। आपको बात समझ आ रही है? yes sir, राइट। अब इसको हटा के हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देंगे। तो एग्जैक्टली यही काम आपको यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको डिराइव करके समझाया है। मतलब ये जो एंड में कंक्लूजन आपको लिखा है वो यही लिखाया है कि आप क्या करो, आप जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपने न्यूक्लियस को फिक्स रख के माना था, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मास था एमई, अब बस उसमें आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करके बस म्यू से रिप्लेस कर देना है। जहां पे भी मास का जो भी रोल था, बस वहां पे अब आपको म्यू से कैलकुलेशंस करना है। यही आप सीख रहे हो। आई बात समझ में आप सभी को? क्लियर है yes सब? सो ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कि जैसे अगर मान लो कि आपको सपोजली रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए बोले, ठीक है? तो रेडियस का एक बार अपने नॉर्मल थ्योरी से सोचते हैं कि रेडियस का क्या रिलेशन था मास के साथ, ठीक है? उसमें थोड़ा सा याद रख लेंगे, कुछ चीजें याद रखोगे, थोड़े से कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? जैसे जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, हमारा बोर्स थ्योरी जो नॉर्मल है, जिसमें हम मास ऑफ न्यूक्लियस को फाइनाइट मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन तो बहुत हाथ में बैठा हुआ है, एटलीस्ट अब तो बहुत सारा कैलकुलेशंस किया है, तो हाथ में थोड़ी चीजें बैठी हुई भी है। तो अगर मैं फिक्स न्यूक्लियस कंसिडर करता हूँ, फिक्स न्यूक्लियस सोचो कंसिडर किया, तो हमारे पास क्या कैलकुलेशंस चलते थे? हम ये लिखते थे के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम वी इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे एम ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। और दूसरा था हमारे पास, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या लिखा मैंने, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एक आर कट जाता था, और यहाँ से हम के जेड ई स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ लिखते थे, तो एम वी आर इंटू वी लिख लेते थे। और यहाँ से हमने देखा था कि ये एन एच ओवर टू पाई आ गया था, और फिर इसके साथ हमारा वी मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी मिल गई थी। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई डिवाइडेड बाई एन टाइम्स ऑफ एच आ गया। और इसी से हमने यहाँ पे क्या किया, के ई स्क्वायर इंटू टू पाई ओवर एच, इनको अलग किया, और यहाँ से जेड बाई एन निकाल लिया। तो यहाँ से हमको v मिल गई है। और जैसे ये v मिल गई है, तो अब हम क्या करते थे, m इंटू वी की जगह पे ये डाल दी, ये था हमारा c/137 इंटू जेड ओवर एन। अब इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट करें, तो c/137 इंटू जेड बाई एन इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, एच ओवर टू पाई, एच ओवर टू पाई, और इसके साथ आपका 137 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 137, फिर m और c नीचे जाएगा, और इसके साथ आपके पास एन स्क्वायर जेड आ जाएगा। अब अगर आप तुम देखोगे, ये रेडियस ऑफ, सॉरी, ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने कैलकुलेट करी। इसमें जैसे आप ये चेक करो कि मास कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। रेडियस इज कमिंग आउट टू बी, रेडियस इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/मास। बाकी फैक्टर तो ऑब्वियसली आपको सेम रहने वाले हैं, क्योंकि बस मास की जगह आपको रिड्यूस मास यूज करना है। तो यही वाली टर्म आपको यहाँ पे क्या मिलती, रिड्यूस मास मिलती। तो अब ये सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे, अब हम फिक्स न्यूक्लियस की जगह अब हम फाइनाइट न्यूक्लियस साइज मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिंस रेडियस इनफाइनाइट वाले के लिए भी मुझे पता है, तो अब मैं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो रेडियस अब मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस विथ, इसको ऐसे कैसे लिखे, इसमें एफ लिख देते हैं, जस्ट टू इंडिकेट कि फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर करें हम, ठीक है? रेडियस विथ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस बाय रेडियस विथ इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे म्यू आएगा, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो तो आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? रिलेट कर पा रहे हो? yes sir, Yes, sir. ठीक है? Yes. और अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल वैल्यू बी, ये तो एक तो मास ऑफ न्यूक्लियस बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अब आपके पास क्या हो गया, रेडियस विथ फाइनाइट न्यूक्लियस बिकम्स मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड विथ, अब ये आर विथ इन्फिनिट मास, आपको याद है क्या था ये, आर नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन, याद था ना? राइट, yes दैट्स इट। अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे उसने जो भी दिया होगा। अगर मान लो कि मान लो कि उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल से जिसका मास 400 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको, और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर लेंगे। समझ आई आप सबको ये वाली कैलकुलेशंस? तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस बस मैंने एक बार करके दिखाया। अब आपको ये याद रख लेना है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि रेडियस का बताओ क्या चेंजेस आएगा।
तो हमने याद रख लिया कि रेडियस की चेंजेस में क्या था, रेडियस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का एक्सप्रेशन आता है, दैट्स इट। ऐसे ही अगर मान लो कि एनर्जी की कैलकुलेशंस करें, एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी में, अब ये ध्यान रखना, अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी में अब हम एटम की एनर्जी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अकेले नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे थे, याद है? क्या रीजन बताया था आपको? নিউক্লিয়াসটা মুভ করছে। न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी, और न्यूक्लियस की भी काइनेटिक एनर्जी जब ले ली आपने तो एटम की एनर्जी बोलेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो, तो पहले जब हम एनर्जी लिख रहे थे तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में आप बताओ कि क्या चेंजेस आएंगे। एनर्जी मास के साथ कैसे रिलेशन है, एनर्जी का मास के साथ कैसे रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, राइट? Yes, sir. तो एनर्जी विथ फाइनाइट मास बाय एनर्जी विथ इनफाइनाइट मास अगर लिखें तो क्या लिखना चाहिए मुझे? दिस शुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, म्यू By ME. डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में आपको? ये क्यों लिखा हमने? सिंस एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इस वजह से। और ये एक्सप्रेशन अब कितनी आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एनर्जी अगर देखोगे, एनर्जी विथ फाइनाइट न्यूक्लियस, ये कितनी आ गई, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विथ, क्या लिखेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। याद आ रही है आपको ये एक्सप्रेशंस? Yes, sir. मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी घट गई है बढ़ गई है? तो मैग्नीट्यूड में घटी है। बढ़ गई। घट गई है, घट गई है मैग्नीट्यूड वाइज। यस। ये तो वन से छोटा ही तो है, फ्रैक्शन ही तो आ रहा হ্যাঁ, সাইনটা নিলে বেড়ে গেছে। है, राइट? और वो होना भी तो चाहिए था, क्योंकि इस बार हमने क्या किया, ऐड क्या कर दिया इसमें, क्या ऐड कर दिया हमने, न्यूक्लियस की एनर्जी को क्या किया, ऐड कर दिया ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। नाउ दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज एनर्जी ऑफ एटम इन nth स्टेट, ठीक है? दिस इज एनर्जी ऑफ एटम in nth state, and this is not with finite mass obviously, ठीक है, with finite mass of nucleus, and this is not same as energy of electron, ठीक है? एनर्जी ऑफ एटम जब हम कह रहे हैं एनर्जी ऑफ एटम, तो इसमें क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन है। ये दोनों इंडिविजुअली, ये दोनों इंडिविजुअली निकाले या एक साथ डायरेक्टली निकाले तो बेटर होता है? कौन सा तरीका बेटर होता है? इंडिविजुअली निकालोगे तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड v1 v2 आर डिफरेंट वैल्यूज। बेटर तरीका क्या है, हाफ ऑफ म्यू v relative square। Relative square. हाँ. म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, ओमेगा तो सबके लिए हाँ कॉमन सर, Yes. यस। Yes, हाफ sir। एम आर म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल जी के लिए के इंटू -ZE² डिवाइडेड बाई आर, यही तो लिखते हैं आप, राइट? Yes. मैंने इस तरीके से क्यों लिखा आपको पता है? ताकि आप रिलेट कर सकें कि ये अगेन, ये अगर m लिख दूं यहाँ पे तो ये क्या है, वो फिक्स मास वाला केस हो गया, दिख रहा है आपको? Sir. हाँ सर। क्योंकि हाँ ओमेगा और उस केस में क्या बन जाता, v बनता है नहीं बनता? आप क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो बेसिकली आपको ये समझाने के लिए कि हर बार ही बेसिकली सिमिलर सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है, बस जहां पे भी आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था वहां पे आपको क्या करना है, बस रिड्यूस मास म्यू से रिप्लेस करना है, और तो कुछ चेंजेस करने नहीं है आपको। आई होप सबको समझ आ गई है, ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं।